परम पूजनीय स्वामी जी, भारत स्वाभिमान के कार्य में लगे सभी सम्माननीय भाइयों बहनों, परम पूजनीय स्वामी का निर्देश है कि मैं आपसे विदेशी कंपनियों के बारे में बात करूं, बहुराष्ट्रीय कंपनियों के बारे में बात करूं जो भारत में लूट रही हैं हमारे देश को, हमारे संसाधनों को, हमारे देश की पूंजी को। हमारे देश में आज की तारीख में जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, 2009 चल रहा है, मई का महीना है। इस समय अपने देश में लगभग 5000 से कुछ ज्यादा विदेशी कंपनियां हैं जो देश में काम कर रही हैं या दूसरे शब्दों में देश को लूट रही हैं। हिंदुस्तान लीवर है, कोलगेट पामोलिव है, प्रॉक्टर एंड गैम्बल है, कोलमैन है, जॉनसन एंड जॉनसन है, सी बगाएगी है, सेंडोज है, हेक्स्ट है, फाइजर है, जर्मन रेमेडीज है। ऐसी लगभग 5000 से कुछ ज्यादा कंपनियां हैं। अगर 1947 के पहले इस देश में एक ही विदेशी कंपनी थी जिसका नाम था ईस्ट इंडिया। अगर 1947 के बाद 5000 से ज्यादा विदेशी कंपनियां हो गई। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक विदेशी कंपनी ने भारत को इतना लूटा था कि दुनिया का सबसे सर्वोच्च शिखर पर बैठा हुआ समृद्धि कंगाल और भिखारी देश बन गया। तो 5000 से ज्यादा विदेशी कंपनियां इस देश को कितना लूटेंगी, ये अंदाजा आप लगा सकते हैं। हमारे देश में 1970 से 1990 तक सरकार ने देश का विकास करने की, गरीबी खत्म हो, सड़कों का विकास हो, बिजली गांव, शिक्षा सभी बच्चों को उपलब्ध हो, स्वास्थ्य और चिकित्सा की हो, ये विकास के जो पैमाने माने जाते हैं, इन की सरकार ने 1947 के बाद से लगातार कोशिश की। 1990 तक कई सरकारें आई, चली गई। दो सरकारों को छोड़कर एक सरकार थी 1947 के बाद हमारे देश में श्री लाल बहादुर शास्त्री की, और दूसरी सरकार आई थी हमारे देश में श्री मोरारजी देसाई की। ये दो सरकारें थीं, 12 महीने चली और एक सरकार लगभग 24-25 महीने चली। तो इन दोनों सरकारों ने ही सिर्फ भारत में विदेशी कंपनियों के लिए रास्ता बंद किया था। लाल बहादुर शास्त्री जी की मान्यता थी, देश का विकास देशी पूंजी से होगा, देशी तकनीकी से होगा, स्वदेशी तकनीकी से, स्वदेशी संसाधनों से होगा। लाल बहादुर शास्त्री जी कहा करते थे। और शास्त्री जी कहा करते सबसे बड़ा विकास तो देश के किसानों से होगा। उन्होंने नारा दिया था, जय जवान जय। इतनी दूरदृष्टि थी उनकी, इस बात का अंदाजा आप, हमारे जो जवान सीमा पर देश की सुरक्षा में 99% हमारे जवान किसानों के हैं। ये आप जानते हैं, हमारे देश की सुरक्षा करने वाले 99% जवान किसानों के बेटे हैं, माने ग्रामीण पृष्ठभूमि से हैं। पूरी सेना हमारी, पूरी की पूरी हमारी जल सेना, पूरी की सेना जितने सैनिकों से सज्जित है, उनमें सैनिक गांव के हैं, किसानों के बेटे हैं, भूमि के हैं। तो श्री शास्त्री जी का यह कहना था कि किसान होगा तो जवान मजबूत होगा, मजबूत होगा तो खेती अच्छी होगी, खेती अच्छी होगी, निवेश और पूंजी का उत्पादन दोनों ज्यादा होगा। पूंजी निवेश उत्पादन अगर ज्यादा होगा तो देश तेजी से विकास करेगा। दृष्टि किसानों पर थी। किसानों को चाहिए, किसानों को आत्मनिर्भर होना चाहिए। शास्त्री जी जब प्रधानमंत्री बने थे तो बहुत ही विदेशी शर्तों पर यह देश अमेरिकी गेहूं, आपको मालूम है ये बात, PL 480
अमेरिका की एक योजना थी। PL का माने होता है पब्लिक लॉ, P माने पब्लिक, L माने लॉ। 480 अमेरिका के जो कानून बनते हैं ना, और उनके जो संविधान की व्यवस्था है, उसमें धारा है PL 480, पब्लिक लॉ 480। उस धारा के तहत अमेरिका दूसरे देशों को मदद कर, तो उसी धारा के तहत भारत को मदद आती थी। लाल था अमेरिका से, जिस गेहूं को अमेरिका भी नहीं खाते वो गेहूं भारतवासियों को खिलाया जाता। बहुत अपमानजनक शर्तों पर यह काम हो। पंडित श्री जवाहरलाल नेहरू के जमाने से यह समझौता, और अमेरिका से लाल रंग का गेहूं आ रहा था, बीमारियां आ रही थी, और उस गेहूं के साथ सबसे खतरनाक घास आई जिसका नाम है पार्थेनियम, जिसे हम कांग्रेस घास कहते हैं, या क्या यही कहते हैं ना। महाराष्ट्र में दमा जैसी कई भयंकर बीमारी, महाराष्ट्र के किसान उसको कांग्रेस घास कहते हैं, गुजरात के किसान भी कहते हैं। हो सकता है दूसरे गांवों में कुछ और नाम हो, उसका वैज्ञानिक नाम है पार्थेनियम। जंगल घास कोई कहते हैं, कोई गाजर घास कहते हैं, कोई गाजर कांग्रेस घास कहते हैं। उसने जो देश की अच्छी जो घास थी वो भी, जंगलों की घास, अब जो वन गुजर आदि उनकी गाय भैंस की मरती। आपको मालूम है ये घास आई उस गेहूं के साथ, वो गेहूं आया, उस गेहूं के साथ जमीन को बंजर करने वाली घासें भी आई। वो घास में फैली हुई है और लाखों एकड़ जमीन उस की हुई है। जरा सा उस घास का पर स्पर्श हो जाए तुरंत खुजली मचना शुरू हो जाती है, शुरू हो जाते हैं। ये घास उसी लाल रंग के गेहूं के साथ आई है, इसको ध्यान रखिएगा। ये लाल रंग का गेहूं हमें खिलाया जाता था, अमेरिका से ये आया करता था। जवाहरलाल नेहरू ने इसके लिए अमेरिका से एक समझौता किया था, बहुत ही अपमानजनक शर्तों पर वो समझौता हुआ था। मैंने आपसे कहा इससे बड़ा देश का अपमान क्या होगा कि जिस गेहूं को अमेरिका में खाते, जानवर भी नहीं खाते, उस गेहूं को भारत के करोड़ों लोग खाया करते थे और राशन की दुकानों के माध्यम से वो गेहूं बांट। शास्त्री जी ने प्रधानमंत्री बनते ही इस अपमानजनक समझौते को खत्म किया था, रद्द किया। और आपको मालूम कि कितने आत्मसम्मानी व्यक्ति थे, कितने स्वाभिमानी। ये कहानी मैंने आपको इसलिए सुनाई है, समझाई है कि हम स्वाभिमान के लिए काम कर रहे हैं। स्वाभिमान कैसा होता है ये उदाहरण दे रहा हूं। जैसे ही शास्त्री जी प्रधानमंत्री बने, उन्होंने अमेरिका का ये समझौता रद्द किया, तो शास्त्री जी पर दबाव डाला, और दबाव यहां तक डाला कि ये रद्द ना हो, ताकि अमेरिका का वो लाल रंग का गेहूं भारत में और अमेरिका पैसा लेता रहे। वो फोकट में नहीं आता था, उसके लिए बाकायदा पैसा जाता था इस देश से, दूसरे रास्तों से जाता था। नहीं चाहता था ये समझौता रद्द हो। एक तो अमेरिका की दादागिरी हमारे ऊपर, दूसरा ये समझौते से हमारा आत्मसम्मान हमेशा गिरवी रहेगा अमेरिका के पास, स्वाभिमान हमारा कभी खड़ा नहीं हो पाएगा। इसलिए कोशिश थी समझौता रद्द ना हो। तो शास्त्री जी पर दबाव डाला गया और शास्त्री जी को कहा गया कि अगर आप ये लाल रंग का गेहूं नहीं खाएंगे, आपके देश भूखे मर जाएंगे, आपके देश के लोग भूखे। शास्त्री जी ने पता है क्या जवाब दिया था? श्री लाल बहादुर शास्त्री जी का जवाब था, हमें सम्मान और स्वाभिमान के साथ भूख मंजूर है, लेकिन ये अमेरिका का गेहूं खाना मंजूर नहीं। तो समझौता रद्द, और समझौता रद्द हुआ तो अमेरिका की बड़ी कंपनियां बिलबिलाने लगी, परेशान होने लगी। जो कंपनियां गेहूं बेचने कर रही थी हिंदुस्तान में, उनके सारे धंधे चौपट हो गए। तो कंपनियों ने षड्यंत्र किया और वो षड्यंत्र में कामयाब हुए। वो षड्यंत्र उनका क्या था? श्री लाल बहादुर शास्त्री जी को भारत के प्रधानमंत्री पद पर रहने नहीं देना, क्योंकि उन कंपनियों के करोड़ों रुपए के हित सधे हुए थे उसमें। और वो षड्यंत्र में अंतिम समय तक काम हुए। आप जानते हैं
शास्त्री जी अपना समय पूरा नहीं कर पाए और 10 जनवरी 1966 को उनकी हत्या हुई। सत्ता संभालने के मात्र 18वें उनको इस देश से जाना पड़ा, इस दुनिया से जाना पड़ा। अभिमानी प्रधानमंत्री थे इस देश के, जिन्होंने नीति कि किसानों की ताकत बढ़ाओ तो अपने आप बढ़ेगी, और किसान और जवान अगर ये हो गए तो भारत की तो जड़ें मजबूत हो जाएंगी। आप जानते हैं किसान ही वो वर्ग है जो पूंजी का उत्पादन करता है। उद्योगपति पूंजी का उत्पादन नहीं करता, उद्योगपति पूंजी का उपयोग करता है, उपभोग करता है। पूंजी पैदा करने का काम, कैपिटल फॉर्मेशन का काम किसान करता है। जानते हैं कैसे करता है? एक बीज खेत में डालता है गेहूं का, बीज में से अंकुरण होता है, पौधा बनता है, पौधे पर गेहूं की बाल लगती है। जब उस बाल को काटा जाता है तो उसमें कम से कम 100 से 150 बीज होते हैं। किसान ने क्या किया? बीज डाला और उसमें से 125 से 150 बीज पैदा कर दिया। हुआ कि नहीं? यही मुनाफा पूंजी के उत्पादन का बनाता है। यह मुनाफा किसी कारखाने में नहीं होता, किसी उद्योग में नहीं होता। कारखाने में आप 1 रुपया लगाएं तो पूरी ताकत लगाकर आप उसमें से 60 पैसा ही निकाल सकते हैं, 50 पैसा ही निकाल सकते हैं, 40 पैसा ही निकाल सकते हैं। दुनिया में ऐसा कारखाना कहीं नहीं बना जहां 1 रुपया लगाएं और 1 रुपया 5 पैसा भी मिल जाए। कारखाने में आप जितनी लागत लगाएंगे उससे कम ही निकलेगा। मशीनें दुनिया में जितनी भी काम करती हैं वो लागत में जितनी चीजें खर्च करती हैं उत्पादन उतना नहीं करती। तो कारखाने में पूंजी बनती नहीं है, पूंजी लगती है। पूंजी बनती है खेत में, जहां 1 बीज डालो तो 125 से 150 बीज होते हैं। बाजरे का 1 बीज डालो तो 300 है, ज्वार का 1 बीज डालो तो 250 से 250 है, मक्के का 1 बीज डालो तो 70 से 80 बीज होते हैं। ये धरती माता ही कर सकती है, ये धरती मैया कर सकती है, ये दुनिया में कोई नहीं कर सकता। और ये पूंजी निर्माण भी 4 से 6 महीने में हो जाता है। हाँ, फैक्ट्री से रिटर्न आना शुरू होगा वर्षों के बाद। हाँ, कोई भी कारखाने में आप पूंजी निवेश करते हैं तो उस निवेश का जो पूरा रिटर्न आपको मिलता है, लागत लगाकर जो मुनाफा आप निकालते हैं, वो कम से कम 3 वर्ष में मिलता है। कोई भी कारखाने में, सीमेंट का कारखाना हो, लोहे का कारखाना हो, किसी दूसरी इंडस्ट्री की बात करें जिसमें इन्वेस्टमेंट आपका आज होगा, रिटर्न तीसरे साल में आएगा। और जो मंदी वंदी के चक्कर में फंस गए तो 10 साल तक रिटर्न नहीं आएगा। वो भी 100 गुना होकर के नहीं आएगा। हाँ, 1 के 100 नहीं होंगे। ये तो खेत, ये तो धरती माता है, ये तो पृथ्वी माता है जो एक को 3 से 4 महीने में सैकड़ों दाने में बदल देती है। खेती में पूंजी निवेश करने के 3-4 महीने में ही सारा रिटर्न आ जाता है और सैकड़ों गुना होकर आता है। ये समझ हमारे देश के दूसरे प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री को थी। अगर मैं ज्यादा अतिशयोक्ति नहीं करूं तो ये समझ भारत देश के दूसरे प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री को ही थी। दूसरों को अगर ये समझ होती तो वो जय जवान जय किसान से आगे की बात करते। हिंदुस्तान में वही एक प्रधानमंत्री थे जिन्होंने किसानों की सबसे ज्यादा सुध ली। फिर उन्होंने क्या किया? अमेरिका से गेहूं खरीदना बंद कर दिया। भारत के लोगों को उन्होंने कहा कि स्वाभिमान से जिंदा रहो, विदेशी गेहूं मत खाओ। तो भारत के नागरिकों ने भी शास्त्री जी को उसका पूरा बदला दिया। आप जानते हैं, सोमवार के दिन शास्त्री जी ने देश के लोगों से अपील की थी कि आप भारत के लोगों 1 समय 2 समय का भोजन बंद कर दो। करोड़ों हिंदुस्तानियों ने सोमवार को व्रत रखना शुरू कर दिया था। करोड़ों हिंदुस्तानी सोमवार को खाना नहीं खाते थे। और आज भी ऐसे हिंदुस्तानी हैं, शास्त्री जी को गए हुए सालों बीत गए हैं, लेकिन
करोड़ों हिंदुस्तानी आज भी सोमवार को खाना नहीं खाते, क्योंकि शास्त्री जी के साथ वायदा किया था गेहूं अगर हमारे देश में कम होता है और अमेरिका से अपमानजनक शर्तों पर खरीदना पड़ता है तो वो अपमान का गेहूं खाने से अच्छा है व्रत करना। करोड़ों हिंदुस्तानियों ने व्रत करना शुरू किया। शास्त्री जी ने कृषि विश्वविद्यालयों में रिसर्च का काम शुरू कराया। गेहूं पर इतना ज्यादा रिसर्च हुआ कि आज हिंदुस्तान दुनिया में गेहूं पैदा करने वाले देशों में सबसे बड़ा दूसरे नंबर का देश हो गया। 1966 में जहां हमारे यहां गेहूं का अकाल था, गेहूं होता नहीं था, हम गेहूं के लिए तरसते थे, आज हमारे देश में इतना गेहूं होता है कि हजारों करोड़ रुपए का हमारा गेहूं तो चूहे खा जाते हैं, इतना होता है। हम खाते हैं, हमारे पड़ोसी देशों को खिलाते हैं और बहुत सारा गेहूं हमारे चूहे खा जाते हैं। धन्य है पंजाब के किसान, धन्य है हरियाणा के किसान, धन्य है उत्तर प्रदेश के किसान, धन्य है मध्य प्रदेश के किसान, धन्य है राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र के किसान, जिन्होंने गेहूं उत्पादन करके इस देश को स्वावलंबी बना दिया, स्वाभिमानी बना दिया और दूसरे देशों से गेहूं खाना मंजूर नहीं। अगर शास्त्री जी ये बात नहीं कहते तो ये गेहूं आता रहता और हम कभी गेहूं उत्पादन में आत्माभिमानी बन नहीं पाते, स्वावलंबी बन नहीं पाते और आज तक अमेरिका का गेहूं खा रहे होते। तो शास्त्री जी भारत के पहले प्रधानमंत्री, जिनकी नीतियां स्वाभिमान के लिए और स्वदेशी के लिए थी। शास्त्री जी ने और एक नीति बनाई थी जिसकी चर्चा लोगों के बीच में नहीं हुई है। उन्होंने दूसरी नीति बनाई थी कि हिंदुस्तान का विकास स्वदेशी पूंजी से होगा, स्वदेशी तकनीकी से होगा और स्वदेशी संसाधनों से होगा। हिंदुस्तान में विदेशी कंपनियां नहीं आएंगी, विदेशी कंपनियों को आने नहीं दिया जाएगा। उस जमाने में शास्त्री जी पर बहुत दबाव होता था कि अमेरिका और यूरोप की कंपनियों को भारत में आने दो। शास्त्री जी ने ना कह दिया कि कोई भारत में अमेरिका और यूरोप की कंपनी आएगी नहीं, क्योंकि हमने गलती से एक कंपनी को बुला लिया था, तब तो देश को 250 साल की गुलामी झेलनी पड़ी। अब दोबारा से विदेशियों को बुलाएंगे तो पता नहीं कितने हजार साल की गुलामी आएगी। तो उन्होंने किसी विदेशी कंपनी को आने नहीं दिया। स्वदेशी तकनीकी का विकास, स्वदेशी कंपनियों का विकास, स्वदेशी उद्योगों का विकास, स्वदेशी खेती का विकास, ये सब कुछ उन्होंने इस देश में अपने अभिक्रम से किया। दुर्भाग्य हमारे देश का, जो मैंने कहा, और एक साजिश हुई, एक षड्यंत्र हुआ कि सत्ता के 18वें महीने में ही उनको हटा दिया गया रास्ते से, कुर्सी से ही नहीं उतार दिया, उनको इस दुनिया से विदा कर दिया। आपको मालूम है पाकिस्तान का हमला हुआ था इस देश पर, उस हमले का शास्त्री जी ने करारा जवाब दिया था और शास्त्री जी ने ये जो जय जवान जय किसान का नारा दिया ना, तो जवानों में इतना जोश था कि लाहौर तक का पूरा इलाका भारत की सेना के कब्जे में आ गया था, लाहौर तक। बाद में पाकिस्तान गिड़गिड़ाने लगा, पैरों में पड़कर रोने लगा, शास्त्री जी के सामने मिमियाने लगा पाकिस्तान। गलती पाकिस्तान ने की थी हमला करके। पाकिस्तान को अंदाजा नहीं था कि भारत की फौज इतना करारा जवाब देगी, क्योंकि पाकिस्तान इस गफलत का शिकार था कि 1948 में जब पाकिस्तान ने 47-48 में जम्मू कश्मीर पर हमला किया था और भारत की फौजें उस समय उतनी तैयार नहीं थी। हालांकि जवाब उस समय भी दिया था भारत की फौजों ने, पाकिस्तानी फौजों को भागना पड़ा था, लेकिन पाकिस्तान को 1965 में यह गफलत हो गई कि फौजें हिंदुस्तान की ज्यादा तैयार नहीं है, तो उन्होंने हमला कर दिया। लेकिन तैयारी इतनी जबरदस्त थी कि पाकिस्तान को करारी हार का सामना करना पड़ा और लाहौर तक पाकिस्तान हार गया, भारत की सैनिकों का कब्जा हो गया। फिर शास्त्री जी गए सोवियत संघ की शरण, पाकिस्तान के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री गए सोवियत संघ की शरण में, अमेरिका की शरण में। अमेरिका और सोवियत संघ के दबाव में शास्त्री जी ने एक फैसला किया कि जो जीता हुआ इलाका है वो पाकिस्तान को वापस कर दिया जाए और जो सैनिक कब्जे में आए थे वो भी वापस कर दिए जाएं। इसी समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए शास्त्री जी ताशकंद गए थे और 10 जनवरी 1966 को उनको दूध में जहर मिला के पिला दिया गया। हुआ क्या था, शास्त्री जी का एक नियम था, जैसे सबके नियम होते हैं ना बड़े लोगों के, वैसे उनका एक नियम था कि वो अपने रसोइये के हाथ का बना हुआ खाना ही खाया करते थे।
उनका एक रसोइया था जो बराबर हर समय उनके साथ रहता था, हर विदेश यात्रा में उनके साथ जाता था, हर समय उनके साथ रहता था। तो वो रसोइये के हाथ का बनाया हुआ खाना ही खाया करते थे। तो ताशकंद गए थे तो उनके साथ उनका रसोइया भी गया था। लेकिन ताशकंद में क्या हुआ, शास्त्री जी के रसोइये का अपहरण किया गया, उसको उठा लिया। शास्त्री जी को पता नहीं, उसकी जगह एक दूसरे आदमी को वहां बिठा दिया गया। और उसने, शास्त्री जी रात को खाना नहीं खाते थे, सामान्य रूप से दूध पी के सो जाते थे। तो रात को उनको दूध दिया, वो दूसरे रसोइये ने बनाकर दिया और उसमें जहर मिलाया। बहुत ही तीव्र जहर था, बहुत तीखा जहर था। वो दूध पीते ही शास्त्री जी को मिचली और उबकी आने का हुआ, फिर सांस घुटने लगी। बार बार उन्होंने अपने रसोइये को आवाज दी लेकिन वो आया नहीं, क्योंकि रसोइये का अपहरण हो चुका था और उसको ले जाकर कहीं बंद कर रखा था। थोड़ी देर में शास्त्री जी के प्राण निकल गए। शास्त्री जी के साथ जो उनके सहयोगी गए थे वो उनके शव को लेकर वापस आए। तो भारत सरकार का क्या कर्तव्य था? देश के प्रधानमंत्री की हत्या हुई थी, मृत्यु नहीं हुई थी, लेकिन सरकार ने इतना बड़ा झूठ पूरे देश से बोला कि शास्त्री जी की हृदय गति रुकने से मृत्यु हो गई है। इतना बड़ा झूठ देश की तरफ से पूरी मीडिया को बोला गया प्रधानमंत्री के बारे में। आप सोचो कितनी क्रूर है ये शासन व्यवस्था, इसका अंदाजा लगाओ। प्रधानमंत्री पद पर बैठे हुए व्यक्ति की हत्या की जाती है और सरकार के मीडिया की तरफ से सारे देश में खबर दी जाती है कि हृदय गति रुकने से मृत्यु हुई। तो शास्त्री जी के जो पर्सनल डॉक्टर थे, पर्सनल फिजिशियन, उनको शक हुआ कि शास्त्री जी के हृदय गति से मौत हो नहीं सकती, क्योंकि उनका कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल, उनका ब्लड प्रेशर नॉर्मल, उनके ट्राइग्लिसराइड्स नॉर्मल, सब कुछ नॉर्मल। तो हृदय गति रुकने का कारण क्या? स्ट्रेस कोई था नहीं, क्योंकि जीत किया था उन्होंने युद्ध में, हारे तो थे नहीं। तो डिप्रेशन के शिकार भी नहीं थे। डिप्रेशन होता है तो स्ट्रेस होता है, स्ट्रेस होता है तो फिर ट्राइग्लिसराइड्स बहुत बढ़ जाते हैं, कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ जाता है और हार्ट अटैक का चांस हो जाता है। युद्ध में जीते थे, लाहौर तक का इलाका कब्जे में ले लिया था, भारतीय सेना की विजय हुई थी, तो डिप्रेशन का कोई कारण नहीं था। तो उनके डॉक्टर को शक हुआ और उनके डॉक्टर ने उनका शरीर देखने की इजाजत मांगी। तो पहले तो शास्त्री जी का शरीर देखने की इजाजत नहीं दी गई उनके डॉक्टर को। फिर यह बात उनकी धर्मपत्नी ने कही, श्रीमती ललिता शास्त्री ने, तब उनके शरीर को देखने की इजाजत मिली, क्योंकि उनकी धर्मपत्नी कह रही है। तो धर्मपत्नी का बयान है आखिरी समय तक कि उनका शरीर पूरा नीला पड़ा हुआ था। हृदय गति रुकने में शरीर नीला नहीं पड़ता, शरीर नीला पड़ता है जब उस शरीर को जहर दिया जाता है। और उसके बाद भी हमारे देश की सरकार ने शास्त्री जी के शरीर का पोस्टमार्टम नहीं होने दिया। आप जानते हैं, सामान्य से हत्या के केस में पोस्टमार्टम होता है, पुलिस केस बनता है, FIR दर्ज होती है, लेकिन भारत सरकार ने शरीर का पोस्टमार्टम भी नहीं होने दिया। क्योंकि पोस्टमार्टम होता तुरंत बात समझ में आती कि जहर दिया गया, और जहर दिया गया तो तत्काल सब इंक्वायरी होती तो षड्यंत्रकारी पकड़े जाते। और वो षड्यंत्रकारी कौन थे, अंदाजा आप लगा ही सकते हैं। तो वो षड्यंत्रकारी पकड़े जाते, सारे देश के सामने उनका मुंह काला हो जाता। ये सबको दबाकर ढांप कर रख दिया गया और उनकी मृत्यु शास्त्री जी की आज भी एक रहस्य और पहेली की तरह से है। मैं आपको विनम्रता पूर्वक बताता हूं कि हिंदुस्तान का पहला प्रधानमंत्री था जिसने किसानों की चिंता की, जिसने जवानों की और सेना की चिंता की, जिसने हिंदुस्तान की स्वदेशी पूंजी कैसे बढ़नी चाहिए उसकी चिंता की, स्वदेशी तकनीकी कैसे विकसित होनी चाहिए उसकी चिंता की, स्वदेशी संसाधन कैसे बढ़ने चाहिए। माने पूरा खांटी स्वदेशी प्रधानमंत्री वो इस देश को मिला था, लेकिन उनको हटा दिया। दूसरे प्रधानमंत्री इस देश में आए थे, शास्त्री जी के बाद थे, वो थे मुरारजी भाई देसाई। वो भी कट्टर स्वदेशी आदमी थे। खादी पहनना और खादी पहनवाना, महात्मा गांधी के सामने संकल्प लिया था, व्रत धारण किया था उन्होंने खादी पहनने का। जीवन के आखिरी दिन तक चरखा चलाते रहे और अपने चलाए हुए चरखे से जो खादी बनती थी वही कपड़ा
प्रधानमंत्री मुरारजी देसाई पहनते थे, आपको मालूम है? भारत का प्रधानमंत्री पद के सारे काम करते हुए रोज चरखा चलाता था, रोज खादी बुनता था और उसमें से जो बनता था वही पहनता था। ये हमारे देश में खादी का जितना विकास हुआ है ना, आज हिंदुस्तान की आजादी के 62-65 सालों में 10-12 हजार करोड़ की खादी बिकती है, अब तो 15,000 करोड़ से ऊपर की हो गई है। ये सारा विकास मुरारजी भाई देसाई के जमाने का है। इस देश में मुरारजी भाई देसाई ने कई नीतियां बनाई थी, उनमें से एक थी खादी ग्रामोद्योग को प्रोत्साहन। गांव-गांव छोटे छोटे उद्योग होने चाहिए, गांव स्वावलंबी होना चाहिए। उसके लिए छोटे छोटे उद्योगों को उन्होंने हमेशा काम करें, उनको रिजर्व कैटेगरी में डाला था। छोटे माने शून्य तकनीकी से बनने वाले किसी भी सामान को कोई विदेशी कंपनी बना नहीं सकती, बेच नहीं सकती। ये कानून बनाने वाले पहले प्रधानमंत्री थे वो इस देश में। परम पूजनीय स्वामी जी जो बार बार कहते हैं ना, शून्य तकनीकी से बनी गई किसी चीज का आप उपयोग नहीं करेंगे जो विदेशी है, इस बात को कानून बनाकर लागू करवाने वाले पहले प्रधानमंत्री थे श्री मुरारजी देसाई। और इसमें एक बात और पूरे देश के सामने भी जानी चाहिए और हम अपने भी माध्यमों से इस बात को प्रचारित करें। जितनी भी विदेशी कंपनियां आती हैं, जब आती हैं तब एक समझौता करती हैं कि हम शून्य तकनीकी से बना हुआ उत्पाद नहीं बनाएंगे, और उन सारे कानूनों को तोड़ करके इस देश में कानून की सरेआम धज्जियां उड़ाती हैं और हम कहते हैं इस देश में कानून का राज हो रहा है। उस बारे में भी मैं चाहूंगा 2 शब्द कहें। तो विदेशी कंपनी आएगी नहीं शून्य तकनीकी में, ये मुरारजी देसाई ने कानून बना दिया। उस कानून के बनते ही फायदा पता है क्या हुआ? एक कानून बनते ही देश का कितना बड़ा परिवर्तन हुआ, अंदाजा लगाइए। धड़ाधड़ हजारों छोटी छोटी स्वदेशी उद्योग शुरू हो गए इस देश में। हमारे देश में जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज कही जाती है ना, ये सारा विकास श्री मुरारजी देसाई का किया हुआ है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, छोटे उद्योग, लघु उद्योग, ग्रामीण उद्योग, गृह उद्योग, घरेलू उद्योग, ये सब छोटे छोटे उद्योग। जैसे दिया सलाई बनाने का काम छोटे उद्योगों में चलता है ना, अगरबत्ती बनाने का काम छोटे उद्योगों में चलता है, मोमबत्ती बनाने का काम ये सब श्री मुरारजी देसाई की देन है इस देश को। परिणाम क्या हुआ? जैसे ही ये कानून बना तो विदेशी कंपनियों का रास्ता बंद हो गया और स्वदेशी कंपनियां धड़ाधड़ खुलती गईं। हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों की संख्या में स्वदेशी उद्योग विकसित हुए इस देश में। और आज आपको जानकारी दूं कि श्री मुरारजी भाई देसाई और श्री लाल बहादुर शास्त्री जी जैसे प्रधानमंत्रियों की देन इस देश को है कि आज हिंदुस्तान में 5 करोड़ 80 लाख छोटे स्वदेशी उद्योग चल रहे हैं। 5 करोड़ 80 लाख। इनमें छोटे से छोटा स्वदेशी उद्योग है जो 1 या 2 से लेकर 10 आदमियों के द्वारा चलाया जाता है अपने घर में। जैसे आपने देखा अगरबत्ती बनाने का काम महिलाएं घर घर में कर लेती हैं। एक अकेली महिला दिन में 2000-3000 अगरबत्ती बना लेती है। मोमबत्ती बनाने का काम, दिया सलाई बनाने का काम, ऐसे छोटे छोटे उद्योगों को चलाकर इस देश में 5 करोड़ 80 लाख हैं जो केंद्र चल रहे हैं। ये श्री मुरारजी देसाई और हमारे देश के शास्त्री जी की देन। ये छोटे छोटे स्वदेशी उद्योगों पर आज बहुत बुरी तरह से मार पड़ रही है। मार क्या पड़ रही है? शास्त्री जी की नीति थी छोटे स्वदेशी उद्योगों को बढ़ावा देने की, मुरारजी देसाई की नीति थी छोटे स्वदेशी उद्योगों को बढ़ावा देने की, लेकिन उसके बाद के जितने भी प्रधानमंत्री आए उन सब की नीति थी छोटे स्वदेशी उद्योगों को खत्म कर देने की। जितने भी प्रधानमंत्री आए, आप जितने भी नाम लेना चाहें वो ले सकते हैं, एक नाम को छोड़कर, चौधरी चरण सिंह, क्योंकि वो अकेले एकमात्र प्रधानमंत्री थे जिन्होंने कभी संसद का मुंह ही नहीं देखा। प्रधानमंत्री बने और थोड़े ही दिन में उनकी कुर्सी खिसक गई, सब चला गया। तो उनको तो मैं मानता नहीं, उनका तो इसलिए हम छोड़ सकते हैं, कोई उनके ऊपर हम टिप्पणी नहीं कर सकते, क्योंकि वो तो बेचारे इतने ज्यादा गलतफहमी के शिकार हुए कि जिस सरकार में पहले बहुत ऊंचे स्तर के मंत्री थे मुरारजी देसाई की सरकार में, उसी सरकार को गिराकर वो प्रधानमंत्री बने और जिन्होंने सहयोग दिया था गिराने में उन्होंने ही कुर्सी खींच ली और वो बेचारे चित्त हो गए। तो उन्होंने तो संसद का मुंह ही नहीं देखा।
बाकी जितने भी प्रधानमंत्रियों के नाम आप याद कर सकते हैं कर लीजिए, हर एक प्रधानमंत्री ने एक ही नीति बनाई, छोटे स्वदेशी उद्योगों को खत्म करना और विदेशी कंपनियों को बढ़ावा देना। 1990-91 में इस नीति को एक नाम दिया गया, उसका नाम है उदारीकरण। दूसरा नाम दिया गया वैश्वीकरण, अंग्रेजी में कहा गया लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। तो ये उदारीकरण और वैश्वीकरण के नाम पर 1990 से सारे दरवाजे खोल दिए हमारे देश में और विदेशी कंपनियों को बुलाना अंधाधुंध शुरू कर दिया गया। शास्त्री जी ने कहा विदेशी कंपनियों को मत बुलाओ, मुरारजी देसाई ने कहा विदेशी कंपनियों की हमें जरूरत नहीं है, लेकिन हमारे देश के शास्त्री जी और मुरारजी देसाई के बाद के प्रधानमंत्रियों ने कहा हम तो विदेशियों को ही बुलाएंगे। और ये जो बाद के प्रधानमंत्री आए, ये प्रधानमंत्री लगभग सभी पार्टियों से रहे, किसी के समर्थन से, किसी के साथ सीधे। इनमें से कई प्रधानमंत्री तो ऐसे रहे कि लोगों के बीच में स्वदेशी का नारा लगाते रहे और प्रधानमंत्री बनते ही विदेशी कंपनियों को बुलाते रहे। कई प्रधानमंत्री तो ऐसे रहे, लोगों को स्वदेशी की बात करना और सत्ता में बैठते ही प्रधानमंत्री बनते ही समझौता विदेशी कंपनियों के लिए करना। इस तरह का धोखा देने वाले, पाखंड करने वाले प्रधानमंत्री आए इस देश में। उन्होंने क्या किया, इस देश में नीति बना दी उदारीकरण, वैश्वीकरण। अब उनके आधार पर हजारों कंपनियों के लिए दरवाजे खोल दिए। परिणाम क्या हुआ, आज इस देश में 5000 से ज्यादा कंपनियां घुस गई, जिनके नाम मैंने गिनाए, पेप्सी कोला, कोका कोला, प्रॉक्टर एंड गैम्बल, रैकेट एंड कोलमैन, जॉनसन एंड जॉनसन, सीबागाई, सैंडोज, हेक्स, फाइजर, सीबागाई, ये ऐसी 5000 से ज्यादा कंपनियां घुस गई। इन कंपनियों को घुसाने के लिए इन सारे प्रधानमंत्री और उनके जो सहयोगी नेता थे ना, उन्होंने 4 तर्क दिए देश को, संसद के अंदर और संसद के बाहर। पहला तर्क उन्होंने दिया कि भारत को पूंजी की बहुत जरूरत है और देश में पूंजी का उत्पादन नहीं हो पा रहा है, इसलिए हमें विदेशी पूंजी चाहिए और विदेशी कंपनी आएगी तो उसके साथ विदेशी पूंजी आएगी और देश का विकास उससे होगा। आप इस बात को समझने की कोशिश करो, देश में पूंजी की कमी क्यों है, पहले ये पता करो। अपने घर में किसी चीज की कमी हो जाए तो विचार करेंगे कि नहीं भाई हमारे घर में कमी क्यों है इस चीज की, और उसके बाद आप कोई नीति बनाएंगे कि अपने घर की कमी को दूर करने के लिए क्या किया जाए। तो देश के अंदर पूंजी की कमी क्यों आई है, इस पर विचार करें। मैंने थोड़ी देर पहले आपसे कहा पूंजी का उत्पादन होता है धरती माता से, ध्यान रखिए। ये धरती मैया है जो पूंजी उत्पादन करके देती है, दुनिया में कोई नहीं देता। और ये धरती मैया का बेटा है किसान, जो पूंजी उत्पादन करके देता है, दूसरा कोई नहीं देता। तो पूंजी उत्पादन कम क्यों हुआ या पूंजी की कमी क्यों आई, क्योंकि धरती मैया के बेटे किसान का सबसे बड़ा अत्याचार और शोषण का इस देश में षड्यंत्र शुरू हुआ, जिसके चलते इस देश में पूंजी की कमी आई। किसानों का शोषण और षड्यंत्र जानते हैं क्या हुआ? आप में से कितने किसानों के बेटे हैं, जरा हाथ उठाइए। हाँ, सबके सब हैं, किसानों की बेटियां भी हैं सब। बहुत अच्छा, हाथ नीचे करिए। आपको मालूम है आज से 5-7 साल पहले तक, ज्यादा पुरानी बात नहीं कर रहा हूं, मात्र 5-7 साल पहले तक इस हिंदुस्तान के किसान को सबसे महंगा कर्ज मिलता था और उद्योगपतियों को सबसे सस्ता कर्ज मिलता था। मालूम है ये बात? आज से 5-7 साल पहले तक अगर किसान को ट्रैक्टर खरीदना हो खेती करने के लिए, बैल खरीदने हो खेती करने के लिए, तो कर्ज का ब्याज दर होता था 14%, 15%। याद है कुछ? 5-7 साल पहले तक 14-15% के कर्जे पर कर्ज हमें मिलता था, ब्याज भरना पड़ता था 14-15%। और उद्योगपति बड़े बड़े कारखानेदारों को कर्ज मिलता था 6%, 7%, 8%, 9%। किसानों को कर्ज मिलता था 14-15%। और किसानों को प्राइवेट बैंकों से कर्ज मिलता था 20-25% पर। और बेचारे कई किसान तो साहूकारों से कर्ज लेते थे 100% ब्याज दर पर। किसान इतना भोला भाला सीधा साधा है इस देश में जो कोई नहीं है।
जो किसान में थोड़ी होशियारी और चालाकी होती तो एक भी बेईमान और भ्रष्टाचारी इस देश में राज नहीं कर पाता। ये किसान का भोलापन है कि बेईमान और भ्रष्टाचारी इस देश में राज करते हैं। किसानों को कई बार चक्रवर्ती ब्याज देना पड़ता था, मालूम है आपको? चक्रवर्ती ब्याज, जो दुनिया में सबसे खतरनाक है। एक बार मैंने हिसाब निकाला था मेरे लिए कि मैं अगर अमेरिका से $1 का कर्ज ले लूं और $1 का चक्रवर्ती ब्याज उसका साल का मुझे भरना पड़ जाए तो 250 साल के बाद मेरा कुल कर्ज इतना हो जाता है जितना भारत की धरती, इतना वजन का सोना अगर अमेरिका को मैं वापस कर दूं तो कर्ज मुक्त नहीं हो सकता। वो चक्रवर्ती ब्याज पर कर्ज मिलता था किसानों को। साधारण ब्याज भी होती थी तो 14-15% की होती थी। और सरकारों की नीतियां कैसी होती थी? बड़े बड़े उद्योगपति और पूंजीपतियों को कर्ज उनके घर में देने के लिए बैंक अधिकारी जाते थे और किसान बेचारा बैंकों से कर्ज लेने के लिए अपनी एड़ियां और चप्पलें घिसता रहता था। 6-6 महीने, 8-8 महीने, 1-1 साल, 1.5 साल बैंक वाले उसको चक्कर लगवाते थे, मुश्किल से कर्ज मिलता था। और ये बैंक वाले भी फिर कैसी बेईमानी करते थे कि किसान को अगर 1 लाख रुपए का कर्ज मिल गया तो बैंक मैनेजर और बैंक अधिकारी उसमें से 25,000 खा जाते थे, 30,000 खा जाते थे। किसान के हाथ में वही 50-60 हजार आता था। ये शोषण हुआ किसानों का। दूसरा शोषण किसानों का क्या हुआ जिससे पूंजी उत्पादन कम हुआ, उसके कारण मैं बता रहा हूं आपको। दूसरा शोषण यह हुआ कि भारत अकेला दुनिया का ऐसा देश है जहां पूंजी उत्पादन करने वाला समाज का सबसे प्रतिष्ठित नागरिक, आप बताइए, जो पूंजी उत्पादन करेगा वो सबसे ज्यादा प्रतिष्ठा प्राप्त होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बाकी समाज तो पूंजी का उपभोग करने वाला है, पूंजी का उत्पादन करने वाला किसानों का समाज है, उसकी सबसे ज्यादा प्रतिष्ठा और सबसे ज्यादा सम्मान होना चाहिए था। क्या है? किसान इस देश में सबसे ज्यादा अपमान सहने वाला वर्ग है। किसान इस देश में सबसे ज्यादा अपमानित होने वाला वर्ग है। रेल की खिड़की पर टिकट लेने के लिए अगर लंबी लाइन लगी हो तो दुत्कारने वाले लोग, उन लोगों में सबसे ज्यादा किसान ही पाए जाते हैं। किसानों को सब दुत्कारते, हट जाए यहां से, कहां आके खड़ा हो गया? जबकि ये आजाद देश है, उसका वो 1 वोट का अधिकार है, मेरा भी 1 वोट का अधिकार है। रेल की खिड़की पर टिकट लेने के लिए लाइन लगी हुई है, उसमें 2-4 किसान आके खड़े हो जाएं तो आगे और पीछे वाले अपनी नाक सिकोड़ लेते हैं कि ये कहां से आ गया। उनको ऐसा लगता है कि मंगल ग्रह से कोई प्राणी आ गया। और किसान ही वो वर्ग है जो इस देश की रेल में यात्रा करे तो भेड़ और बकरी से भी ज्यादा बदतर स्थिति में उसको यात्रा करनी पड़ती है। आप देखते हैं रेल के जर्नल क्लास के डिब्बे जिनमें हमारे किसान जाते हैं, भेड़ बकरियों की तरह से ठूस ठूस कर पांव रखने की जगह नहीं होती है जिस डिब्बे में, उसमें इस देश का सबसे प्रतिष्ठित वर्ग यात्रा करता है, जो पूंजी उत्पादन कर रहा है पूरे देश के लिए, जो अन्न उत्पादन कर रहा है पूरे देश के लिए। राशन की लाइनों में सबसे ज्यादा अपमान किसी का होता है तो किसान का होता है। रेलवे की टिकट खिड़की के सामने अपमान होता है तो किसानों का होता है। बस की खिड़की के सामने टिकट लेने में अपमान सबसे ज्यादा होता है तो किसानों का। रेलवे स्टेशन पर अपमान होता है तो किसानों का। और रेल में चढ़ गया से कोई किसान स्लीपर क्लास के डिब्बे में चढ़ जाए साधारण टिकट लेके तो इतने बेईमान टीटी हैं कि उसको ट्रेन से धक्का देकर फेंक देते हैं और उसकी हत्या कर देते हैं। ये ताली बजाने की बात नहीं। सोचिए आप, मैं आपको सोचने के लिए कुछ मुद्दे दे रहा हूं, मैं आपको सिर्फ कुछ उदाहरण से समझा रहा हूं कि कितना अपमान हो रहा है हमारे देश के किसान का। पूंजी का उत्पादन क्यों कम हो रहा है इस देश में, उसका विश्लेषण कर रहा हूं मैं। पूंजी जहां से पैदा होती है और पूंजी को पैदा करने वाला जो वर्ग है उसका हर समय अगर आप अपमान करोगे तो पूंजी का उत्पादन कैसे बढ़ेगा, जरा बताओ। और इस देश में सबसे ज्यादा असुविधाओं में काम करने वाला वर्ग कोई है तो किसान है। हमारे देश में 6,38,000 गांव हैं लगभग।
आप जानते हैं इनमें से 60% गांवों में बिजली नहीं है। 4 लाख गांवों में बिजली नहीं है। बिना बिजली के हमारा किसान रहता है। मेरा जन्म अलीगढ़ के पास एक छोटे से गांव में हुआ, अतरौली तहसील में। मेरे गांव में बिजली नहीं है और दिल्ली से मात्र 170-180 किलोमीटर की दूरी पर है मेरा गांव। बिजली नहीं है। हमारे देश के 4 लाख गांवों में बिजली नहीं है। रात के अंधेरे में किसान अपनी जिंदगी बिताता है। हम यहां एसी में बैठे हैं, पंखा चल रहा है। हमारे देश के करोड़ों किसानों को पंखा और एसी की हवा का सुख उपलब्ध नहीं है। वो टैक्स पेयर हैं इस देश के। आप भी टैक्स पेयर हैं, वो भी टैक्स पेयर है। वो भी आपको पूंजी उत्पादन करके दे रहा है जो आप नहीं दे पा रहे हैं, अन्न पैदा करके दे रहा है जो आप नहीं दे पा रहे हैं, फिर भी उसको बिजली नहीं है। और बिजली नहीं है तो पानी नहीं है, ट्यूबवेल नहीं है। डीजल भी मिलता है उस किसान को तो 35 रुपए लीटर का, जो बनता है 12 से 15 रुपए लीटर का। अगर 12-15 रुपए लीटर के बीच में डीजल उत्पादन हो जाता है, जो कंपनियां बताती हैं अपने आंकड़ों से, तो किसानों को वो 35 रुपए लीटर में क्यों दिया जाता है? जो किसान आपको लाखों करोड़ों रुपए की पूंजी पैदा करके दे रहा है, उसके लिए आप इतनी सुविधाएं भी नहीं कर सकते। डीजल उसके लिए महंगा, यूरिया डीएपी आपने बहुत महंगा कर दिया, सुपर फॉस्फेट उसके लिए महंगा कर दिया। उसकी जिंदगी का हर चीज जो वो बाजार से खरीद रहा है महंगा है। मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहता हूं। यहां आप में से कई लोगों ने अपने हाथ उठाए हैं। माफ करिएगा, अगर आप किसान के बेटे हैं तो आपको इस शिविर में आने और जाने के लिए कम से कम 2 बोरा गेहूं बेचना पड़ेगा, तब आप शिविर में आ सकेंगे। कितने किसानों को 2 बोरा चावल बेचना पड़ेगा, तब आसाम से चलकर वो यहां हरिद्वार तक शिविर में आएंगे। 2 बोरा जिसका चावल बिक जाएगा, उस 2 बोरे चावल में कोई परिवार कम से कम साल भर खाना खाएगा। उतना 2 बोरा चावल बेचकर वो कुछ 1,000, 1,200-1,500 रुपए पाएगा, तब यहां शिविर करने आएगा। और वही किसान को लाइफ बॉय साबुन 15 रुपए का बेचा जाएगा, उसका गेहूं 11 रुपए में बिक जाएगा। साबुन खरीदेगा तो 15 रुपए का, गेहूं बेचेगा तो 11 रुपए का। 1 किलो गेहूं बेचकर एक साबुन नहीं खरीद सकता। इस देश के किसान पर इतना बड़ा अत्याचार हो रहा है, आप सोच सकते हैं? वो 1 किलो गेहूं बेच के एक साबुन नहीं खरीद सकता। 1 किलो गेहूं बेचकर एक वॉशिंग पाउडर 1 किलो का डब्बा नहीं खरीद सकता। वो मतलब क्या है? उद्योगों में पैदा होने वाली चीजें किसानों को इतनी महंगी बेची जाती हैं और किसानों का पैदा होने वाला गेहूं उनसे इतना सस्ता खरीदा जाता है, तो किसान हर चीज सस्ती बेचेगा और बाजार से हर चीज महंगी खरीदेगा, तो हमेशा वो घाटे में रहेगा। और जो वर्ग घाटे में रहेगा वो पूंजी उत्पादन कैसे करेगा, बताइए मुझे। तो पूंजी की कमी तो ऐसे हुई है इस देश में। हमने पूंजी पैदा करने वाले वर्ग का अपमान किया। हमने पूंजी पैदा करने वाले वर्ग को कोई सुविधा नहीं दी, उसके बच्चों को कोई सुविधा नहीं दी। बिजली की सुविधा उसको नहीं, सड़क की सुविधा उसको नहीं, पानी की सुविधा इसको नहीं। कितनी किसानों की मां बहन बेटियां हैं जो 1-1 बाल्टी पानी लाने के लिए 10-10 किलोमीटर पैदल चलती हैं इस देश में। मैंने देखा है अपनी आंखों से। मैंने संपूर्ण भारत देश का भ्रमण किया है, 1 नहीं 2 नहीं, हजारों गांवों में मैंने ये दृश्य देखा है कि किसी माता को, किसी बहन को 1 बाल्टी पीने का पानी लाने के लिए 3 किलोमीटर से 10 किलोमीटर पैदल जाना पड़ता है, तब उसको 1 बाल्टी पानी मिलता है। सवेरे 3:30 बजे उठती है, 1 बाल्टी पीने का पानी लाती है, सवेरे का खाना बनाती है, फिर खाना बना के 1 बाल्टी पानी के लिए निकलती है, फिर 1 बाल्टी पानी लाती है, दोपहर का खाना बनाती है, फिर दोपहर का खाना बना के 1 बाल्टी पानी के लिए निकलती है, शाम को वापस आती है। 3 बाल्टी पानी लाने में उसका 24 घंटे में से 12 घंटे खर्च होता है। और फिर वही माताएं पानी के लिए जहां इकट्ठी होती हैं, वहां पहले पानी उनको मिल जाए उसके लिए लड़ाई झगड़े शुरू होते हैं और उसमें एक दूसरे के सिर फोड़ दिए जाते हैं। किसानों को क्या सुविधा मिल रही है? उनके घर के सामने उनको पीने का पानी नहीं मिलता, उनको चलने को सड़क नहीं मिलती। उनके घर में उनकी माँ का, बहन का, बेटी का प्रसव हो, बहन और बेटियों का प्रसव हो, तो दाई की व्यवस्था नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है, डॉक्टर नहीं है,
कैसे बच्चे पैदा होते हैं आपको मालूम है, आधे से ज्यादा बच्चे होते हैं जो पैदा होते ही या तो माँ को तकलीफ दे देते हैं या वो खुद तकलीफ पा जाते हैं। इतनी असुविधाओं में रहने वाला किसान आज भी उत्पादन कर रहा है 21 करोड़ टन, तो ये उसको बधाई है, उसको साधुवाद है, उसको चरण छूने का मन करता है, उसके चरणों में सिर झुकाने का मन करता है। इतनी असुविधाओं में रहने वाला किसान आज भी अन्न पैदा कर रहा है। आपको थोड़ी असुविधा हो जाए तो आप कितने तिलमिला जाते हैं। यहां 1 घंटे के लिए बिजली चली जाए तो तूफान हो जाता है, और वहां घंटों घंटों अंधेरे में वो जिंदगी बिताते हैं, चुपचाप अन्न पैदा करते चले जाते हैं, कभी उफ नहीं करते, कभी बस नहीं करते। इतनी असुविधाएं, इतने शोषण के बीच दुनिया में ऐसा कौन सा आदमी है जिसके बारे में आप मुझे बताइए जो पैदा करने वाली चीज का भाव खुद तय ना करे? ऐसा कौन सा आदमी? एक ही है, वो किसान है और कोई नहीं। जूते बनाने वाला मोची भी अपने जूते का भाव खुद तय करता है और आपके साथ बार्गेन करता है, मेरा जूता 250 रुपए का है, लेना है लो, नहीं तो चले जाओ। किसान बेचारा ये भी नहीं कर सकता कि मेरा गेहूं इतने रुपए का है, लेना है ले लो, नहीं तो आगे चले जाओ। किसान न गेहूं का भाव तय कर पाता है, न चावल का, न चने का, न दाल का, न मटर का, न तिलहन का, न दलहन का। कोई भाव तय करने का अधिकार सरकार ने किसानों को नहीं दिया है। किसानों की वस्तुओं का भाव वो लोग तय करते हैं जो कभी किसान के बेटे नहीं रहे, जिन्होंने कभी खेती नहीं की, जिनको ये भी नहीं मालूम गेहूं का पौधा होता है कि पेड़ होता है। मैं आपको पूरी ईमानदारी से कह रहा हूं, एक कमीशन है भारत सरकार का बनाया हुआ, एग्रीकल्चरल प्राइस कमीशन करके, ये अंग्रेजों ने शुरू किया था। ये किसानों की फसल का भाव तय करता है। इसमें एक सेक्रेटरी लेवल का अधिकारी होता है, वो तय करता है कि गेहूं 1100 रुपए क्विंटल खरीदा जाएगा, चावल 700-800 रुपए क्विंटल, जो भी तय होता है वो सेक्रेटरी तय करता है। एक बार एक सेक्रेटरी को मैंने पूछा था, नाम नहीं बताता क्योंकि उसकी बहुत बेइज्जती हो जाएगी, उसको मैंने पूछा आप कौन है, तो उसने कहा एग्रीकल्चरल प्राइस कमीशन का सेक्रेटरी। तो क्या काम है, तो उसने कहा भाव तय करता हूं मैं, गेहूं का, चावल का, चने का, मटर का। तो मैं पूछा गेहूं का भाव कैसे तय करते हैं, तो उसने कहा गेहूं का भाव तय करना बहुत आसान है, पिछले साल का जो भाव होता है उसमें इन्फ्लेशन रेट जोड़ देता हूं, नया भाव तय हो जाता है, बहुत आसान। फिर मैंने कहा पिछले साल का, तो उसने कहा उससे पिछले साल का भाव लेता हूं, इन्फ्लेशन जोड़ देता हूं। तो उसने एक थ्योरी बता दी। तो मैं पूछा भाई सबसे पहले साल का भाव तय किया उसका कैसे किया था, तो उसने कहा उसका ऐसे किया था कि यूरिया की कीमत, डीएपी की कीमत, सुपर फॉस्फेट की कीमत लगाई, बीज की कीमत लगाई, पानी का खर्चा जोड़ दिया और ये सब तय कर दिया। मैं पूछा किसान की मेहनत, तो उसने कहा मेहनत क्या, किसान तो अकुशल श्रमिक है, उसकी मेहनत का क्या है। इतना मुझे करारा चांटा लगा गाल पर जो उसने मुझे कहा। उसने कहा किसान की मेहनत का क्या, वो तो अकुशल श्रमिक है, अनस्किल्ड लेबर है। अनस्किल्ड लेबर की कीमत तो हमारे यहाँ लेबर से भी कम है। रोजंदारी पर जो आप मजदूर लेते हैं उसको क्या देते हैं, 60-70 रुपए। मिनिमम गारंटी योजना में कितना, 100 रुपए। तो जो आप 60-70 से 100 रुपए देते हैं, उससे भी कम कीमत किसान के श्रम की तय होती है। आपको मालूम है जब गेहूं का भाव तय होता है। तो मैंने उस अधिकारी को पूछा कि आपको यह किसने बताया कि किसान का श्रम अकुशल है, अनस्किल्ड है, किसने बताई, किसने बनाई ये डेफिनेशन। तो उसने बेशर्मी से कहा अंग्रेजों ने। अंग्रेज तय करके गए कि इस देश में किसानों का श्रम अनस्किल्ड माना जाएगा तो उसकी कीमत सबसे कम रहेगी, इसलिए किसानों के गेहूं की कीमत साबुन से भी कम रहती है। किसानों के चावल की कीमत वॉशिंग पाउडर से भी कम रहती है। किसानों की दालों की कीमत फेयर एंड लवली क्रीम से भी कम रहती है। आप सोचो ना कितना बड़ा शोषण है। 1 किलो वॉशिंग पाउडर खरीदें तो 1 किलो दाल भी नहीं आएगी, उतने में 1 किलो वॉशिंग पाउडर की कीमत है इस देश में। 75 ग्राम की साबुन 12 से 25 रुपए। 12 से 25 रुपए 75 ग्राम है, वो 1 किलो नहीं है। एक तो साबुन 75 ग्राम है 40 रुपए का। डव अब 40 रुपए का 75 ग्राम, लगभग 50 का 100 ग्राम हो गया, 1 किलो 500 रुपए का।
और गाय का घी मिलता है 1 किलो 150 से 200 रुपए का। तो किसान गाय का घी पैदा करके 150-200 रुपए किलो बेचे और कंपनियां साबुन पैदा करके 500 रुपए किलो बेचे। ऐसा शोषण चल रहा है। प्राइसेस में पैरिटी नहीं है, समानता नहीं है, मूल्यों में समानता नहीं है। और एक बात और बताते हैं, जो गेहूं में पानी दिया जाता है उसका मूल्य लगता ही नहीं राजू बिल्कुल भाई। नहीं लगता। क्योंकि मैंने एक जगह पूछा कि 1 किलो गेहूं पैदा करने के लिए पानी कितना लगता है, तो उसने जो पानी की क्वांटिटी बताई, उसने निकाला था वो इतना ज्यादा पानी था, यदि उसका पैसा पानी का 10 पैसे लीटर, 10 पैसे लीटर भी लगाए तो गेहूं का दाम के बराबर। माने वो जो पानी हम जो आज 10-12 रुपए लीटर खरीदते हैं, किसान के पानी का मूल्य 10 रुपए भी उसको नहीं मिलता है, जो 200-250 फीट नीचे गड्ढा खोद के और मोटर लगा के निकालता है। तो आप किसान को कोई मूल्य देते हैं, उसकी कीमत उसको वाजिब नहीं मिलती है। गेहूं का भाव 11 रुपए किलो क्यों है, चावल का भाव 12-15 रुपए किलो क्यों है? ये इसलिए है कि किसान के द्वारा पैदा की गई वस्तु का भाव वो खुद तय नहीं करता, उसकी मेहनत की सही कीमत उसमें नहीं लगाई जाती। और देखो कैसा शोषण और विडंबना इस देश में है कि किसान आज अगर खेत में काम करे तो उसकी मजदूरी की कीमत अनस्किल्ड लेबर वाली है, 100 रुपए रोज या 60-70 रुपए रोज। और वही किसान अगर खेती छोड़ दे, खेत बेच दे, गांव छोड़कर शहर चला जाए और किसी बैंक में चपरासी हो जाए, तो उसकी रोज की जो कीमत है श्रम की, वो 500 रुपए से ज्यादा हो जाती है, कभी कभी 700 रुपए हो जाती है। छठे वेतन आयोग के बाद, 6 पे कमीशन के बाद तो वो लगभग 700-800 रुपए है। अब बैंक में चपरासी हो जाए किसान अपना खेत बेचकर, तो उसको एक दिन का श्रम मिलेगा, एक दिन का मूल्य मिलेगा 700-800 रुपए, और वो खेत में अपनी हड्डी तोड़े और अपने पांव गलाए और इस देश के लिए पूंजी उत्पादन करके दे, तो एक दिन का श्रम का मूल्य है सिर्फ 100 रुपए। आप सोचिए इससे बड़ा अत्याचार क्या होगा। तो आप उसको अगर बैंक के चपरासी के बराबर का श्रम मूल्य देना शुरू कर दें तो गेहूं का भाव बढ़ जाता है। मैंने एक दिन हिसाब निकाला था, अगर किसी बैंक के चपरासी को सरकार जो एक दिन का वेतन देती है, गेहूं पैदा करने वाले किसान का एक दिन का श्रम भी उसके बराबर नाप लिया जाए, तो गेहूं बिकेगा 5,000 रुपए क्विंटल, चावल बिकेगा 6,500 से 7,000 रुपए क्विंटल, कपास बिकेगी इस देश में 10 से 12,000 रुपए क्विंटल, मूल्य तय हो जाएगा उसका। तो मैंने उस सेक्रेटरी से कहा कि भाई आप उनको श्रम का मूल्य उतना क्यों नहीं देते जो बैंक के चतुर्थ क्लास कर्मचारी को आप देते हो। किसान तो उससे बड़ा काम कर रहा है, बैंक का चपरासी तो कुछ काम नहीं कर रहा है, बंदूक लेके दरवाजे पर बैठा हुआ है, बंदूक कभी चलाता नहीं है और कभी उससे चलती भी नहीं है, और जब चलाने का वक्त आए तो छोड़ के भाग लेता है। बैंक डकैतियां होती हैं तो कैसे होती हैं मालूम है? चपरासी सबसे पहले भाग लेता है। जो बंदूक चलाने के लिए दी गई है और उसके लिए जो उसको पैसा मिलता है, जब चलाने का नौबत आता तो बंदूक छोड़ के भाग लेता है। उसको आप 700-800 रुपए रोज का दे रहे हो, और जो किसान अपनी हड्डियां गला रहा है और देश के लिए पूंजी उत्पादन और अन्न उत्पादन करके दे रहा है, उसको दिन की मेहनत 100 रुपए, 80 रुपए, 70 रुपए, 60 रुपए। ये सबसे बड़ा तमाशा है। हमारे देश में 3 क्षेत्र हैं। एक है सर्विसेज का सेक्टर, सर्विसेज आप समझते हैं, बैंक है, बीमा कंपनियां हैं, रेल है, पब्लिक सेक्टर है, ये एक सर्विसेज सेक्टर है। दूसरा है प्रोडक्शन का सेक्टर, इंडस्ट्री का सेक्टर है, जिसमें कारखाने चलाने वाले लोग हैं। और तीसरा है कृषि का क्षेत्र है। तो उद्योग के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में और सेवाओं के क्षेत्र में मिलने वाला श्रमिक मूल्य तीनों जगह अलग अलग है और जमीन आसमान का अंतर है। कृषि का मूल्य सबसे कम है, उद्योगों का उससे ज्यादा है, और सर्विसेज का उससे भी ज्यादा है। मैंने कंप्यूटर चलाना सीख लिया, टाइपिंग ही तो है ना, और वो टाइपिंग करने के लिए अगर मैं थोड़ा मास्टर हो गया तो एक एक दिन का मेरा श्रमिक मूल्य हजारों रुपए में बैठता है। आपको मालूम है सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को 1-1 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए के पैकेज पे नौकरी मिलती है।
तो उसका श्रमिक मूल्य रोज का 1000, 1200, 1500 रुपए, 8 घंटे काम कर रहा है, शरीर नहीं तोड़ रहा है, खाली कुर्सी पर बैठा हुआ है, एसी चल रहा है, गाड़ी में आता है, गाड़ी में जाता है, और उसका एक दिन का श्रमिक मूल्य आप हजारों में गिनते हैं। और जो किसान अपनी हड्डियां गलाता है, कमर तोड़ देता है, जिंदगी पूरी होम कर देता है, उसका श्रमिक मूल्य आप एक दिन का 100 रुपए भी नहीं गिनते। जब इतना शोषण होगा तो पूंजी उत्पादन में कमी आएगी। और पूंजी उत्पादन में कमी क्यों आई है इस देश में? हिंदुस्तान में आजादी के पहले जब खेती करने वाला किसान था ना, तो 1 एकड़ में 56 कुंटल चावल पैदा कर लेता था। इतनी उपजाऊ जमीन थी हमारी। 1 एकड़ में 56 कुंटल चावल, 1 एकड़ में 25 से 30 कुंटल गेहूं, 1 एकड़ में 90 मीट्रिक टन गन्ना, 1 एकड़ में 7 से 8 कुंटल कपास। इतनी उपजाऊ जमीन थी हमारी अंग्रेजों के पहले। फिर अंग्रेजों के आने के बाद ये यूरिया डीएपी का चक्कर शुरू हुआ, और आजादी के बाद तो बहुत भयंकर पैमाने पर यूरिया डीएपी का चक्कर शुरू हुआ। इसमें जमीन खराब होती गई, बंजर होती गई, हमारी जमीन पत्थर जैसी हो गई है। मालूम है, एक जमाना था कि इस देश की जमीन की मिट्टी पर पांव रखो तो ऐसा लगता था कि जैसे नए बने हुए रुई के गद्दे पर पांव रखकर आप चल रहे हैं। इतनी नरम, इतनी कोमल और इतनी मुलायम मिट्टी हुआ करती थी इस देश की। फिर क्या हुआ? मिट्टी में यूरिया डीएपी डाल डाल के और किसानों का दिमाग खराब किया हमारे देश के उन अधिकारियों ने और वैज्ञानिकों ने जो यूरिया डीएपी कंपनियों के एजेंट थे, जिनका एक ही उद्देश्य था यूरिया की बिक्री को बढ़ावा देना, डीएपी की बिक्री को बढ़ावा देना। इन यूरिया डीएपी कंपनियों के एजेंटों ने किसानों का दिमाग ऐसा घुमाया कि खेत में यूरिया डीएपी डलवाया। फिर धीरे धीरे खेत को नशा लग गया। जैसे शराबी आदमी को शराब का नशा लगता है, वैसे ही मिट्टी को यूरिया डीएपी का नशा लग गया। फिर हालत ऐसी हो गई कि मिट्टी में बिना यूरिया बिना डीएपी अन्न पैदा ही ना हो, तो किसान ने कट्टे पे कट्टा यूरिया डालना शुरू किया। पहले 1 कट्टा, फिर 2 कट्टा, फिर 3, फिर 10, फिर 15, फिर 20, अब बोरे के बोरे यूरिया पड़ते हैं। मिट्टी पूरी बंजर हो रही है, खराब हो रही है, पत्थर जैसी कठोर हो रही है। अब उसमें उत्पादन भी कम हो रहा है, तो पूंजी का निर्माण भी कम हो रहा है। इस कारण से पूंजी की कमी आई है इस देश में। आपको मालूम है, हमारे देश की सरकार के बजट का सबसे कम हिस्सा किसानों पे ही खर्च होता है। बजट का सबसे कम हिस्सा। हमारे देश की सरकार के पिछले 15 साल के बजट का मैंने बहुत बारीकी से अध्ययन किया। पिछले 15 साल में हर साल खेती और किसानों के लिए खर्चा कम होता जा रहा है, लगातार कम होता जा रहा है। तो किसानों को सब मदद करोगे नहीं, उनको मदद दोगे नहीं, उनको सुविधाएं दोगे नहीं, उनका सम्मान करोगे नहीं, हर समय हर क्षण उनका अपमान करोगे, तो किसान फिर बेचारा पूंजी उत्पादन के काम में जो लगा हुआ है वो उससे भटकेगा, वो उससे अलग हटेगा या कम करेगा। इसलिए पूंजी की कमी हुई है इस देश में। और उस पूंजी की कमी को पूरा करने के लिए हमारे ये मूर्ख नेता, जिनको मैं मूर्ख शब्द में कहना चाहूंगा, क्योंकि जहां पूंजी मूल रूप से पैदा हो रही है उस किसान की मदद तो नहीं कर रहे हैं, उस पूंजी की कमी को पूरा करने के लिए विदेशी कंपनियों को दरवाजे खोलकर बुला रहे हैं, आओ आओ हमको पैसा दो। ये कुछ ऐसा किस्सा चल रहा है, मैं आपको एक उदाहरण से समझाता हूं। एक मरीज है, वो बीमार हो गया। अब बीमार हो गया तो उसको खून की कमी हो गई, तो क्या करोगे? तो आप कहोगे खून की बोतल चढ़ाओ। 1 बोतल चढ़ाई, 2 बोतल चढ़ाई, 3 बोतल चढ़ाई। फिर मरीज थोड़े दिन में ठीक हो गया, फिर बीमार हो गया, फिर क्या करोगे? फिर 1 बोतल चढ़ाओ, फिर 2 बोतल चढ़ाओ, फिर ठीक हो गया, फिर बीमार हो गया। तो ये बोतल कब तक चढ़ाओगे? बताओ ना। होशियारी क्या है, इंटेलिजेंसी क्या है कि आप मरीज की हालत ऐसी बनाओ कि उसका खून खुद बनने लगे शरीर में। ये बाहर के खून की बोतल कितने दिन तक चढ़ाओगे उसके शरीर को? हमारे देश को पूंजी की कमी हो गई, मान लिया मैंने, तो ऐसी व्यवस्थाएं बनाओ जिससे पूंजी ज्यादा पैदा हो इस देश में। ये क्या तरीका है कि बाहर से उधार की पूंजी लेके आओ और इस देश के मरीज, जो बीमार मरीज इस देश की अर्थव्यवस्था है, उसको बाहर के खून की बोतल चढ़ाओ। और कितने दिन चढ़ाओगे बाहर के खून की बोतल? एक दिन मर जाएगा।
बाहर के खून पर कितने दिन किसी मरीज को आप जिंदा रख सकते हैं बताइए ना। अच्छे से अच्छे डॉक्टर से पूछ लीजिए कि आप बाहर के खून की बोतल चढ़ा के किसी मरीज को कितने दिन जिंदा रखेंगे। 1 महीना, 2 महीना, 5 महीना, साल भर, 1 दिन मर जाएगा। ज्यादा अच्छा तरीका और होशियारी का तरीका यह है कि उस मरीज को जिसको खून की कमी हो गई है, ऐसा कुछ करो कि उसके शरीर में ही खून बनने लगे। तो भारत के बारे में मैं यही कहता हूं कि पूंजी की अगर कमी हो गई है तो व्यवस्थाएं ऐसी बनाओ कि हमारे ही देश में पूंजी निर्माण होने लगे। बाहर से पूंजी लेके क्यों आए? और हमारी सरकारें आजकल उस रास्ते पर हैं, जो मरीज मरने वाला है और खून की बोतल पे बोतल चढ़ाए चली जा रही हैं। एक दिन सब खत्म हो जाने वाला है। सरकारें कहती हैं पूंजी की कमी है तो बाहर से पूंजी लानी है। पूंजी की कमी क्यों आई है उसका कारण मैंने बहुत विस्तार से आपको समझाया, और ये इतने विस्तार से इसलिए समझाया कि आप हमारे भारत के नागरिकों को ये समझा सकें कि पूंजी की कमी इस देश में क्यों हुई, कारण क्या है उसका। और चूंकि आप सब किसान और खेती से जुड़े हुए लोग हैं, इसलिए आपको अपने अपमान का एहसास हो सके, इसलिए मैंने कुछ चुटीली और कड़वी बातें आपके सामने कही। मेरा कोई लक्ष्य नहीं है आपका दिल दुखाने का, लेकिन मैं जरूर चाहता हूं कि आपकी चेतना को झकझोर सकूं कि इतना अपमान आप 60-62 साल से सहन कर कैसे रहे हैं इस देश के उत्पादक होने के नाते, और वो भी पूंजी उत्पादक होने के नाते। बगावत क्यों नहीं कर देते आप इस व्यवस्था के खिलाफ? तो अब हमारे देश में ये पूंजी की कमी हो गई तो सरकारों ने कहना शुरू किया विदेशी कंपनियों को बुलाओ, तो विदेशी कंपनियां आती हैं और पूंजी लेके आती हैं। ये सरकार हमारी संसद में कहती है, संसद के बाहर कहती है। इस झूठ पर मैंने पिछले 18 साल बहुत रिसर्च किया। 18 साल से मैं लगा हुआ हूं इस काम में कि कौन कंपनी आती है और कितनी पूंजी लेके इस देश में काम शुरू करती है। तो मैं आपको नाम लेके पढ़ के बताता हूं। हमारे देश में जो 5000 सबसे बड़ी विदेशी कंपनियां हैं दुनिया के देशों की, उसमें सबसे लूटखोर कंपनी है हिंदुस्तान लीवर। इसका असली नाम है यूनिलीवर। अब हिंदुस्तान यूनिलीवर हो गई यहां भी। और ये इतनी बेईमान कंपनी है कि जिस देश में घुसती है उसी देश का नाम अपने साथ लगा लेती है। जैसे हिंदुस्तान में आई तो हिंदुस्तान लीवर, पाकिस्तान में इस कंपनी का नाम है पाकिस्तान लीवर, श्रीलंका में इसका नाम है सीलोन लीवर, इंडोनेशिया में इसका नाम है इंडोनेशिया लीवर। तो नागरिकों को ऐसा लगता है कि ये तो अपने ही देश की कंपनी है, वो विदेशी है। मूल नाम है यूनिलीवर। यहां पर अभी इसने नाम बदल के रखा हिंदुस्तान यूनिलीवर। ये मूलतः हॉलैंड और ब्रिटेन के उद्योगपतियों की संयुक्त कंपनी है। इसमें मूल पूंजी ब्रिटेन की है और हॉलैंड की है। ये कंपनी भारत में आई है धंधा करने। जब कोई कंपनी धंधा करने आती है ना, तो सबसे पहली बार धंधा शुरू करने के लिए जो वो पूंजी लगाती है उसको अंग्रेजी में कहते हैं इनिशियल पेड अप कैपिटल, मूल चुकता पूंजी हिंदी में अगर कहूं तो। इसका अर्थ समझ लीजिए, व्यापार शुरू करने के लिए जो पूंजी लगाई जाती है, माने उनके देश से आने पर जो वो पूंजी लाती है, ये मतलब है। जैसे कोई विदेशी कंपनी आई, उसने भारत में जमीन का कोई टुकड़ा खरीदा, तो टुकड़ा खरीदने के लिए जो पैसा लगाया उसने वो अपने देश से लेके आई, तो वो पूंजी भारत में आई, ये कहा जाता है ना। उसी को विदेशी पूंजी कहते हैं। तो जब कोई कंपनी धंधा और व्यापार शुरू करने के लिए आती है और मूल पूंजी जो वो अपनी भारत में लगाती है, फिर उसमें से धंधा शुरू होता है, फिर उस धंधे में से मुनाफा कमाती है, फिर उस मुनाफे को दोबारा पूंजी के रूप में लगाती है, फिर वो मुनाफा कमाती है, फिर मुनाफे को पूंजी के रूप में लगाती है, उसको कहते हैं बोनस और शेयर कैपिटल। ठीक है। तो मुख्य होती है इनिशियल पेड अप कैपिटल। जब आप शुरू में भारत में धंधा करने आए विदेश से, तो आपने कितना पैसा लगा। तो हिंदुस्तान लीवर जब हिंदुस्तान में आई और इसने सबसे पहली साल जब धंधा शुरू करने के लिए पूंजी लगाई, तो वो पूंजी मात्र कितनी है अंदाजा लगा सकते हैं आप? कहेंगे करोड़ों में होगी। कुछ करोड़ों में नहीं है, मात्र 24 लाख रुपए की पूंजी से इसने धंधा शुरू किया है इस देश में। हिंदुस्तान लीवर सिर्फ 24 लाख। ये विदेशी पूंजी निवेश है जो बाहर से कहते हैं ना, वो पैसा लेके आएंगे हमारे देश को बढ़ाने। हमारे देश का बजट पता है
8.5 लाख करोड़ का है। और हिंदुस्तान लीवर ने इस देश में धंधा शुरू किया तो पूंजी लगाई है 24 लाख रुपए। और 24 लाख रुपए से धंधा शुरू करके ये हिंदुस्तान लीवर कितना बड़ा मुनाफा कमाती है इस देश में, वो भी बता देता हूं। पिछले साल इस हिंदुस्तान लीवर ने सारे देश में 14,740 करोड़ रुपए का माल बेचा। पिछले साल माने 2007-2008 में। क्या क्या बेचती है ये? लक्स, लाइफ बॉय, लिरिल, रेक्सोना, व्हील, रिन, फेयर एंड लवली इसी का है, क्लोजअप इसी का है। ऐसे 50-60 आइटम हैं इसके। तो 14,740 करोड़ रुपए का माल बेचा। इनिशियल पेड अप कैपिटल ध्यान रखिएगा सिर्फ 24 लाख रुपए है। आई कब थी? हाँ, ये कंपनी आई थी हिंदुस्तान में सन 1933 में। 1933 से आके इसने धंधा शुरू किया। 24 लाख रुपए का इनिशियल पेड ऑफ कैपिटल से, उसमें से मुनाफा कमा के पूंजी अपनी बढ़ाती गई और आज 14,740 करोड़ का इनका सेल है। और नेट प्रॉफिट जो कंपनी ने अपनी बैलेंस शीट में दिखाया है, जो सच नहीं होता। और ये भी नंबर 1 की सेल है, जो हाँ, 2 नंबरी धंधा है, जो काला वो तो धंधा अलग है, वो तो अलग है। 1 नंबर का जो उनका मुनाफा है, जो उन्होंने अपनी बैलेंस शीट में दिखाया है, वो उनका मुनाफा है 1925 करोड़ रुपए। 1925 करोड़ रुपए माने लगभग 2000 करोड़ रुपए। तो 2000 करोड़ रुपए वो एक साल में कमा रही है सिर्फ 24 लाख रुपए की पूंजी लगाकर। तो आप बताओ, पूंजी उनके यहां से हमारे यहां आ रही है या हमारी पूंजी उनके यहां जा रही है? कितना गुना हो गई है? 24 लाख से इसको काउंट करें करीब, तो ये 2000 गुने से ज्यादा निकलेगा महाराज जी, 2500 गुना। हर साल जितना लाए थे उससे 2500 गुना ज्यादा लेके जा रहे हैं। तो आप बताइए, पूंजी यहां आ नहीं रही है, यहां से जा रही है। और एक दूसरी कंपनी का बोलता हूं, बहुत बड़ी कंपनी है वो भी, उसका नाम है कोलगेट पामोलिव। कोलगेट पामोलिव ने हिंदुस्तान में जब धंधा शुरू किया तो उनकी जो इनिशियल पेड अप कैपिटल है, भारत में लाई गई पूंजी, वो मात्र 15 लाख रुपए है, मात्र 15 लाख। और उस कंपनी का एक साल का जो सेल है, माने कुल बिक्री है, वो 1385 करोड़ की है, माने 1400 करोड़। और उसका एक साल का शुद्ध मुनाफा, नेट प्रॉफिट 231 करोड़ है। 15 लाख रुपए लगाकर 231 करोड़ रुपए साल का कमा रही है, लूट रही है कोलगेट पामोलिव कंपनी। कोलगेट पामोलिव हिंदुस्तान में कब आई है? तो कोलगेट पामोलिव हिंदुस्तान में आई है सन 1948। और एक कंपनी का बताता हूं, है लास्ट ईयर का इनका नेट प्रॉफिट है 231 करोड़। तीसरी एक कंपनी है हिंदुस्तान में जिसका नाम है नोवार्टिस। पहले इसका नाम था सीवा गायगी, अभी इसका नाम हो गया है नोवार्टिस। इस नोवार्टिस कंपनी की भारत में जो पूंजी है वो सिर्फ 4.5 करोड़ रुपए है, 4 करोड़ 50 लाख रुपए। और इसका आज का जो लेटेस्ट जो फिगर्स हैं सेल के, 560 करोड़ रुपए की इनकी टोटल सेल है और नेट प्रॉफिट इनका 94 करोड़ रुपए है। 4.5 करोड़ लगाया इस देश में आने के साल में, और अब 94 करोड़ रुपए हर साल का मुनाफा ये लूट रहे हैं। कितने गुना हो गया अंदाजा लगाई। फिर एक कंपनी है, उसका नाम है फिलिप्स। ये भी हॉलैंड की कंपनी है, डच कंपनी है। इसका भारत में मूल चुकता पूंजी, इनिशियल पेड अप कैपिटल मात्र 1 करोड़ 50 लाख रुपए है, मात्र 1 करोड़ 50 लाख रुपए। और आज ये कंपनी का पूरा देश में सेल है लगभग 2890 करोड़ का, और नेट प्रॉफिट है इसका 190 करोड़ रुपए का।
1.5 करोड़ रुपए लगाकर 190 करोड़ रुपए साल का ये कंपनी लूट रही है हमारे देश में से। फिर और एक कंपनी है, उसका नाम है बायर। ये कंपनी का भारत में इनिशियल पेड अप कैपिटल है 3 करोड़ 50 लाख रुपए, और ये कंपनी एक साल में जो लूट रही है वो है 56 करोड़ रुपए। फिलिप्स कंपनी आई इस देश में, एक मिनट बताता हूं। फिलिप्स आई है 1960 में, 1959 और 60 में। फिर एक कंपनी का और बताता हूं आपको, विदेशी कंपनियों की लूट के नाम से ये बहुत जल्दी पुस्तक हम प्रकाशित कर रहे हैं, आप सबको सारे आंकड़े मिल जाएंगे। और अभी योग संदेश पत्रिका में भी ये सारे के सारे मुद्दों पर मैंने भाई राजीव जी से कहा है, हर महीने भारत स्वाभिमान के ये जो 11 उद्देश्य और लक्ष्य हैं हमारी जो नीतियां हैं, इनके साथ साथ ये पूरे जो हमारी स्वदेशी की नीतियां हैं और इन विदेशी कंपनियों ने किस बर्बरता के साथ देश को लूटा, उसके संदर्भ में हर महीने योग संदेश पत्रिका के माध्यम से हम देश के दर्द और पीड़ा को स्वर देंगे और पूरे देश में एक बहुत बड़ी आवाज और शक्ति इसके रूप में खड़ी होती रहेगी। ऐसे ही एक कंपनी, सुन लीजिए पहले, एक और कंपनी है ग्लैक्सको। बता दूंगा, अभी बता दूंगा। ये ग्लैक्सको कंपनी जो है भारत में इनिशियल पेड अप कैपिटल उसका है 8-8.5 करोड़ रुपए, और एक साल का नेट प्रॉफिट इसका है 537 करोड़ रुपए। 537 करोड़ रुपए एक साल का नेट प्रॉफिट, और इसकी सेल है एक साल की 1712 करोड़ रुपए। फिर एक कंपनी है इसी ग्लैक्सको की सब्सिडियरी कंपनी है, उसका नाम है ग्लैक्सको स्मिथलाइन कंज्यूमर हेल्थ केयर करके। इस कंपनी का इनिशियल पेड अप कैपिटल है 4 करोड़ 20 लाख रुपए, और इसका नेट प्रॉफिट है 162 करोड़ रुपए, और पूरे देश में इसकी सेल है करीब 1400 करोड़। फिर एक कंपनी है अमेरिका की फाइजर। फाइजर कंपनी का हिंदुस्तान में इनिशियल पेड अप कैपिटल है 2 करोड़ 90 लाख रुपए, और इसका नेट प्रॉफिट है 338 करोड़ रुपए। ये दवाइयां और कॉस्मेटिक बनाने वाली है, सबसे ज्यादा दवाएं बनाने वाली विदेशी कंपनी फाइजर, और इसकी दवाओं का मुनाफे का जो प्रतिशत है ना, 20-20 हजार प्रतिशत के मुनाफे पर ये दवाएं बेचती है। 20,000 मतलब समझते हैं, 1 रुपए की गोली बन गई तो वो सीधे 20,000 की है, बाजार में उसकी कीमत बनी 1 ही रुपए की है। इस कंपनी के प्रॉफिट परसेंटेज मैंने निकाले थे फाइजर के, एक दवा पर इसको 20,000%, 25,000%, 18,000%, 15,000% का मुनाफा है। 1-2, 10-20% के मुनाफे पे काम नहीं करते। फिर और एक कंपनी का बताता हूं, यह भी अमेरिकन कंपनी है, एबॉट इंडिया लिमिटेड। इसका हिंदुस्तान में इनिशियल पेड अप कैपिटल 1 करोड़ 40 लाख रुपए है, और इसका नेट प्रॉफिट साल का 68 करोड़ रुपए है, और सेल इसकी एक साल की 636 करोड़ रुपए। और एक सबसे खतरनाक विदेशी कंपनी इस देश में है जो अमेरिका की है, उसका नाम है ITC, जो सिगरेट बनाती है और इस देश के लोगों के फेफड़े गलाती है, कैंसर फैलाती है। सबसे ज्यादा बर्बादी करने वाली ये कंपनी है हिंदुस्तान में, ITC। इसका नाम सुनेंगे तो कैसा है, इंडियन टोबैको लिमिटेड, इंडियन टोबैको कंपनी। असल में इसका नाम है अमेरिकन टोबैको कंपनी, और भारत में आके इसने नाम बदल के रखा हुआ है इंडियन टोबैको कंपनी। मैंने बताया ना ये बेईमानी करती हैं, हिंदुस्तान नाम आगे लगा लिया, इंडियन नाम आगे लगा लिया, ताकि आपको लगे कि ये तो स्वदेशी ही है। तो ये अमेरिकन टोबैको कंपनी, जिसका भारत में नाम है इंडियन टोबैको कंपनी, इसका इनिशियल पेड अप कैपिटल हमारे देश में है 3 करोड़ 70 लाख रुपए, और इसका एक साल का नेट प्रॉफिट है 3,120 करोड़ रुपए नेट प्रॉफिट, और इसकी नेट सेल है एक साल की 21,355 करोड़ रुपए। और ये ऑफिशियल है, ये जो उनकी बैलेंस शीट में उन्होंने बताया। ये सारे इंटरनेट के ऊपर आपको डेटा मिल सकते हैं, और बेईमानी का तो कुछ पता नहीं है।
और इस कंपनी का सबसे बड़ा धंधा मैंने बताया क्या है, सिगरेट का। हिंदुस्तान में अरबों सिगरेट का उत्पादन है इसका। इसकी बैलेंस शीट में 20 बिलियन सिगरेट बनाया इन्होंने, ऐसा बताया। 20 बिलियन, 20 बिलियन माने 20 अरब, 20 बिलियन सिगरेट बनाया। वो सिगरेट इस देश में लोगों ने पिया, पिया ही ना, बिक गया उनका। पिया तो धुआं कितना निकला, पोल्यूशन कितना हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, जहरीली गैसें कितनी निकली और पूरे पर्यावरण में फैली। पेड़ कितने कटे? और पेड़ कटे, वो आप जरा सुन लेना और इसको लिख लेना ताकि हर आदमी को आप ये बता सको। ये कंपनी अपनी 500 सिगरेट बनाने के लिए एक पेड़ काट देती है इस देश में, एक पेड़ काट देती है ये कंपनी 500 सिगरेट बनाने। और कौन सा पेड़, ये नहीं पॉपुलर का जो पतला सा होता है, पीपल का बड़ा पेड़, बरगद का बड़ा पेड़, जो बड़े पेड़ होते हैं ना जिनका तना खूब मोटा होता है, जिसको आप हाथ में भी नहीं भर सकते, इतने चौड़े और बड़े तने का एक पेड़ जब पूरी तरह से कट के बर्बाद हो जाता है तब 500 सिगरेट का उत्पादन होता है। कैसे? हाँ सुन लीजिए, अब वो जरा समझा देता हूं। आप जानते हैं पेड़ कटता है तब सिगरेट के लिए कागज बनता है। आप जानते हैं सिगरेट लपेटी जाती है, तंबाकू के ऊपर जो कागज लपेटा जाता है वो कागज बहुत ही फाइन किस्म का कागज होता है। सबसे बेस्ट क्वालिटी का कागज बनाने के लिए सबसे ज्यादा लकड़ी का खर्च होता है और वो लकड़ी पेड़ की होती है। तो ऊपर का कागज जिसमें तंबाकू भरी गई, फिर उस कागज लपेटकर सिगरेट को डिब्बी में बंद करने के लिए फिर कागज लगा कि नहीं, पैकेट वो भी कागज का है और मोटे कागज का है, गत्ते का, और वो ग्लेज्ड पेपर होता है, बहुत चिकना कागज होता है, उसमें और ज्यादा लकड़ी लगती है। फिर उस सिगरेट को बेचने के लिए विज्ञापन दिया गया और विज्ञापन के लिए अखबार का कागज बर्बाद हुआ, वो कागज। पूरा हिसाब जोड़ूंगा ना मैं तो, कोई ऐसा अपने ब्रोशर भी। फिर उसके बाद कंपनी अपने पैम्पलेट और ब्रोशर निकालती है प्रचार करने के लिए, उसका कागज। तो पूरा हिसाब मैंने निकाला इस कंपनी की बैलेंस शीट से। 500 सिगरेट जब ये कंपनी बेच देती है तो एक पेड़ इस देश का चला जाता है। 20 अरब सिगरेट हर साल इस कंपनी की बिकती है। कितने करोड़ पेड़ कट रहे हैं जरा सोचो आप। और ये जो लोग बोलते हैं ना ये पूंजी लाते हैं, तो ये पूंजी कितने लेकर के आई? पूंजी लेके आई ये 3.7 करोड़, 3.76 करोड़। ये इनका इनिशियल पेड अप 3 करोड़ 76 लाख रुपए ये लेकर के आए। और अब हर साल ये कहते हैं ना ये पूंजी लाते हैं लूट के। पूरे देश में भ्रम फैलाया जाता है। कोई न्यूज चैनल देख लो, कोई और वहां पे जो बहस करते हैं ना लोग बैठ करके, एक दो बार जो है फिर मुझे भी मौका मिला, मैंने कहा क्यों पूरे देश के सामने तुम पढ़े लिखे होकर के बेवकूफी की और मूर्खता की बातें करते हो। पूरे देश के अंदर ये झूठ बोला जाता है कि पूंजी लाती है। पूंजी लेकर के आए 3 करोड़ 76 लाख, और अब हर साल कितनी लेकर के जा रहे हैं? करीब 3,120 करोड़। 3,120 करोड़। 120 करोड़ ये तो एक साल में लेके जा रहे हैं बेईमान। एक साल। अब ये बताओ, ये पूंजी का लेकर के आ रहे हैं, देश को लुटा रहे हैं। तो भारत तो ऐसा है कि जैसे जिस माँ का कोई धनी ना हो, जिस माँ का कोई घर परिवार ना हो, जिसका कोई बेटा ना हो, जिस माँ का कोई रखवाला ना हो, ऐसे इस भारत माता की हालात इन भ्रष्ट नीतियों ने और भ्रष्ट सरकारों ने कर दी। अब इसको आगे और थोड़ा सा और एक दो बातें बताऊं कुछ और 2-4 बड़ी कंपनियों के बताता हूं कि उनकी पूंजी कितनी है इस देश में, आपका भ्रम दूर हो जाए तो आप दूसरों का दूर कर सकें। एक बहुत बड़ी विदेशी कंपनी है कनाडा की जिसका नाम है बाटा। जूते बेचती है ना बाटा। कहां इसकी फैक्ट्री कहां लगी आपने देखी? इसकी कोई फैक्ट्री नहीं है भारत में, ध्यान रखना। ये अद्भुत एक ऐसी कंपनी है जिसकी कोई फैक्ट्री नहीं है। फैक्ट्रियां हमारे ही देश के लोगों की हैं, जूते हमारे ही लोग बनाते हैं। बाटा उन जूतों को खरीदकर सिर्फ मोहर लगा के बाजार में बेचता है। और जूते पे मोहर कैसे लगती है?
ये जिस फैक्ट्री से जूता खरीदते हैं 100 रुपए जोड़े का जूता, और उस पे मोहर लग जाती है 699 रुपए 95 पैसे, 799 रुपए 95 पैसे, एक एक पाई पाई का हिसाब, 999 रुपए 95 पैसे। आपको लगेगा ये तो बड़े ईमानदार है, 5 पैसा भी ज्यादा नहीं ले रहे। और इतने बेईमान है, 100 रुपए का जूता जो आगरा में बनता है, कानपुर में बनता है, कलकत्ता में बनता है, जूते सब हमारे देश में बना के उसको 699 रुपए 95 पैसे का बेच लेते। माने सिर्फ नाम का बेचकर खा रहे हैं। इसको अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं ब्रांड इक्विटी बेच रहे हैं, और कुछ नहीं। तो ये बाटा कंपनी जब आई ना इस देश में, तो इसकी कुल पूंजी जो चुकता पूंजी है वो मात्र 70 लाख रुपए की है। ये कब आई थी? ये कंपनी आई है हमारे देश में 1931 में। 70 लाख रुपए से इसने धंधा शुरू किया है, और आज एक साल में लगभग 300 करोड़ से ज्यादा का नेट प्रॉफिट ले रही है। ऐसे ही एक कंपनी आई थी जिसने हिंदुस्तान के 17,000 लोगों को मौत की घाट उतार दिया, यूनियन कार्बाइड, भोपाल गैस कांड 3 दिसंबर 1984 को, आपको याद है सबको। वो अमेरिका की बहुत बड़ी खतरनाक कंपनी है, केमिकल वेपन्स बनाती है, रासायनिक हथियार। वो भारत में आई तो उसने 8 करोड़ 36 लाख रुपए की पूंजी लगाई थी इस देश में, और जब वो कंपनी यहां से भागी है, इतनी बड़ी दुर्घटना करके उसको यहां से भागना पड़ा, तब उसका एक साल का नेट प्रॉफिट 860 करोड़ रुपए था 1984 में। बहुत सारी कंपनियां हैं। अब जब किताब आपको मिलेगी ना, तो उस किताब में तो आपको ऐसे सैकड़ों नाम मिलेंगे, मैंने उदाहरण के लिए दिए ताकि आप दूसरों को ये बता सकें। ये पूंजी एक पैसे के लाते नहीं, और मैंने जो पिछले 18 साल अभ्यास किया उसमें से जो तथ्य निकला है वो आप हमेशा याद रखो कि एवरेज कोई भी अमेरिकन यूरोपियन कंपनी भारत में आकर $1 अगर लगाती है तो पहले ही साल में वो $3 यहां से कमा के ले जाती है। एवरेज है ये। $1 माने 50 रुपए अगर उस कंपनी ने भारत में पूंजी निवेश कर दिए, तो उसी साल में उस 50 रुपए पर 150 रुपए वो कमा के यहां से ले जाएगी। $1 के इन्वेस्टमेंट पे $3 कमाते हैं, इसलिए वो भारत में आते हैं। कोई ज्यादा संस्थान खोलने नहीं आए हैं, और हमारे ऊपर कोई दया प्रेम करुणा बरसाने नहीं आए। एक भी कंपनी बताओ पूरे देश में जिसने कोई गरीबों के लिए हॉस्पिटल खोला हो, कोई अनाथालय खोला हो, कोई गौशाला खोली हो, कोई एक भी कंपनी ऐसी जिसने कभी भी देश के किसी युद्ध में मदद की हो, कोई भी एक विदेशी कंपनी जिसने किसी बेसहारा को सहारा दिया हो, किसी विधवा को पेंशन दी हो, ये सारी की सारी विदेशी कंपनियां केवल और केवल इस देश को लूटने के लिए आती हैं, उनका कोई दूसरा मकसद नहीं होता। मैं आपको एक ताजा घटना सुनाता हूं। आपको मालूम है बिहार में बाढ़ आई, और परम पूजनीय स्वामी जी ने उस बिहार की बाढ़ के राहत के लिए देश के लोगों से अपील की। करोड़ों रुपए का डोनेशन आया और खर्च हुआ, ये आपको मालूम है। अब मैं दूसरी घटना इसी के समानांतर सुनाता हूं। बिहार की बाढ़ की राहत में मदद करने के लिए बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने पूरे देश को अपील किया, पूरे देश को। तो करोड़ों करोड़ों रुपए की मदद लोगों ने दी, लेकिन एक भी विदेशी कंपनी ने 1 रुपया बिहार की बाढ़ राहत में दान नहीं दिया, एक भी विदेशी कंपनी। और बात को ये सेम कहने से बात नहीं बनती, हम इस बात को इसलिए कह रहे हैं कि जो है ये जब प्राकृतिक दुर्घटना ये चाइना में हुई, वहां पर भी भूकंप आया, लोगों के घर ढह गए, और जब कोका कोला और दूसरी कंपनियां वहां पर भी, ये सारी दुनिया में फैले हुए हैं, ये इतनी षड्यंत्रकारी हैं, तो वहां के लोगों ने जब देखा कि प्राकृतिक आपदा आई और हजारों करोड़ रुपए हमसे लूट करके ले गई ये कंपनी और हमारी मदद नहीं, तो वहां के लोगों ने कोका कोला पीना बंद कर दिया। हमारे देश के लोग नहीं करते इनका बहिष्कार, लेकिन अब इस देश में एक आवाज उठानी है कि ये तमाम जो विदेशी कंपनियां जो शून्य तकनीकी का सामान लूट करके देश का कई लाख करोड़ रुपए लूट के लेके गई हैं, अब तो एक कसम खानी है कि ना तो विदेशी सामान प्रयोग करेंगे
और ना करने देंगे। ना करने देंगे, ऐसी परिस्थितियां खड़ी करेंगे इस देश के अंदर, ऐसा विचार तैयार करेंगे, ऐसा अभियान और आंदोलन। तो ये एक बहुत बड़ा हिस्सा है भारत स्वाभिमान के इस आंदोलन का, इस क्रांति का। अब मैं आपको एक आखिरी आंकड़ा बताना चाहता हूं। ये तो 8-10 कंपनियों के मैंने नाम लेके बताए, ऐसी 5000 से ज्यादा कंपनियां इस देश में हैं। कुल मिलाकर ये 5000 कंपनियां एक साल में 2,32,000 करोड़ रुपए लूट रही हैं। कुल मिलाकर एक साल में 5000 कंपनियां 2,32,000 करोड़ रुपए साल का। और बहुत दुख की बात है कि इसमें से लगभग 1,00,000 करोड़ रुपए की लूट तो ऐसे सामान को बेचकर वो कर रही हैं जिसको हम खुद बना सकते हैं और अच्छे से बेच सकते हैं। अब मैं वो सामान जरा गिनाना चाहता हूं आपको। विदेशी कंपनियां कौन कौन से सामान बनाकर बेचकर 1,00,000 करोड़ से ज्यादा लूटती हैं साल का। वो हाईटेक और सुपरटेक सामान तो बात ही छोड़ दो आप, जो साधारण सामान है। बाटा का बाता बताया, जूते बेचती है, मोजे बेचती है, जूते मोजे, रेडीमेड कपड़े, बच्चों के नेकर, टी शर्ट, बनियान, अंडरवियर, फिर चमड़े के थैले, चमड़े की बेल्ट, चमड़े के थैले, यही सब बेचकर ये कंपनी, अचार चटनी तो बताए नहीं। हाँ मैं बता रहा हूं। तो बाटा कंपनी तो यही सब चीजें बेचती है। उसके बाद एक कंपनी है ब्रुक बॉन्ड, वो चाय बेच के ही लूट रही है इस देश को। तरह तरह के नाम की चाय उनकी बिक रही है इस देश में। चाय है, कॉफी है और रसोई घर के कुछ मसाले बेच रहे हैं। इसमें कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, कोई हाईटेक नहीं। फिर एक कंपनी है कैडबरीज इंडिया, वो तो चॉकलेट बेच रही है बच्चों की, और चॉकलेट का भाव पता है 1,500 रुपए किलो है। हाँ, 10 ग्राम चॉकलेट 15 रुपए की है। 1,500 रुपए किलो में इस देश में कौन सी मिठाई मिलती है जरा बताइए मुझे। 3 किलो बादाम आ जाएगा इतने में। काजू की बर्फी ज्यादा से ज्यादा 200-250 रुपए किलो। बूंदी के लड्डू बहुत अधिक तो 60-70 रुपए किलो। बेसन के लड्डू 100 से 150 रुपए किलो। मावे की बर्फी 100 से 150 रुपए किलो। अच्छी से अच्छी मिठाई आप 100-150 रुपए किलो में खा सकते हैं। चॉकलेट 1,500 रुपए किलो। और चॉकलेट बनने में क्या लगता है? दूध लगता है, जो 10 रुपए लीटर का मिलता है इस देश में। और क्या लगता है? उसको 1,500 रुपए किलो में ये कंपनी बेचती है, कैडबरीज इंडिया। फिर एक कंपनी है कोलफैक्स, वो बनाती है शेविंग क्रीम, आफ्टर शेव लोशन। फिर कॉलगेट पामोलिव बनाती है टूथपेस्ट, टूथब्रश, टूथ पाउडर, साबुन, शेविंग क्रीम। फिर एक कंपनी है विदेशी कॉर्न प्रोडक्ट्स, वो तो मक्के के दाने बेचती है बस। वो सुना है कॉर्न फ्लेक्स? आजकल पढ़े लिखे मूर्ख लोग उसका बहुत नाश्ता करते हैं। मैंने एक कैटेगरी बनाई है एजुकेटेड इडियट्स की। वो मकई के दाने के भुने हुए हिस्से को रोज सवेरे दूध में मिला के खाते हैं। 300-400 रुपए किलो। मक्का मिलती है 15 रुपए किलो। तो वो कंपनी है कॉर्न प्रोडक्ट्स लिमिटेड। फिर एक कंपनी है ड्यू फार इंटरफेन, ये तो सिर्फ सौंदर्य प्रसाधन की चीजें बनाती है। फिर एसकेएफ एक कंपनी है, वो दर्द निवारक मलहम बेचती है इस देश में। उस मलहम की कीमत है 1,000 रुपए किलो। 1,000 रुपए किलो। फिर एक कंपनी है फिस्कर्स करके, वो कैंची, चाकू और ये आल पिन और सेफ्टी पिन बनाती है। फिर एक फन स्कूल कंपनी है, वो बच्चों के खिलौने बनाती है। फिर जनरल इलेक्ट्रिक अमेरिका की बड़ी भारी कंपनी है, पंखा, बल्ब, बिजली की ट्यूब ये सब बनाती है। जॉफरी मैनर से टूथपेस्ट, टूथब्रश बनाती है। ग्लैक्सको बेबी फूड वगैरह और कुछ दवाएं बनाती है। गॉडफ्रे फिलिप्स है एक बहुत खतरनाक कंपनी आईटीसी जैसी, जो सिगरेट बेचती है और चाय बेचती है। फिर उसके बाद ग्रामोफोन इंडिया है, रिकॉर्डर कैसेट बनाती है। तो ये सब चीजें जो आप सुन रहे हैं, ये लंबी लिस्ट है, किताब में मिल जाएगी। आप बताओ इसमें हाईटेक क्या है? इनमें से कौन सी कंपनी है जो मिसाइल बनाती है, सुपर कंप्यूटर बनाती है, सैटेलाइट बनाती है, जो हमारे देश में अर्जुन टैंक बनाती है या बड़े बड़े हथियार बनाती है? कुछ नहीं है। चौक